हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब और जादुई सोने के आम की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गरीब और जादुई सोने के आम की कहानी। रतनपुर नाम के एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। अनिल गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। अनिल अपने बगीचे में पेड़ों की काट छाट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी बोलता, अरे रे भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा अनिल उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश अनिल अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये अनिल के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को अनिल का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में अनिल के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से अनिल के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब अनिल को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन अनिल के घर आकर लाला बोला, ओ अनिल, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चू तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूं हंसता हुआ देखकर अनिल बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला, याद रखना, एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। इस सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला पकपका गया और गुस्से में बोला, अबे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देख कर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा। ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। अनिल अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर अनिल अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन अनिल ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब अनिल शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। अनिल ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। अनिल ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और अनिल ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अनिल ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। अनिल बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा।
तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है। बता तुझे क्या चाहिए? अनिल बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अनिल भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक अनिल ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। अनिल ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन अनिल ने जब आकर ये सब देखा तो बोला, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी इतनी जल्दी बढ़ गई। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन अनिल ने जब उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आम कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। अनिल तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया और उस आम को बेच आया। उसे बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। अनिल ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अनिल बहुत अमीर हो गया और उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर लाला जलन में फूंका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर जो सड़क पर आने वाला था, उसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके रहूंगा। अनिल जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला अनिल के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर अनिल वहाँ पहुँचा और लाला को जाल में फंसा हुआ देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। लाला बोला, अरे मुझे माफ कर दो अनिल, मैं फिर चोरी नहीं करूँगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। अनिल बोला, माफी तो अब तू पुलिस से मांगना। ये कहकर अनिल ने पुलिस को बुला लिया और लाला को उनके हवाले कर दिया। लाला को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। अनिल दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगा और जल्द ही उसने शहर में अपनी आम की दुकान खोल ली। अनिल अपनी कमाई से गांव के गरीबों को मुफ्त कर्जा भी देता था, ताकि कोई भी गांववासी भूखा ना सोए। इस तरह अनिल खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा। देवपुर गांव में आलिया और ईशान नाम के 2 अनाथ भाई बहन रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियाँ तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन ईशान हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी आलिया की राह देख रहा था।
दीदी कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी आलिया हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रहे हो ईशान? भूल गए क्या जब 2 दिन पहले तुमने इतनी देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाया था? तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए। क्या मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेंगे और ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी ना दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों भाई बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके बाद दोनों भाई बहन ने उस पेड़ की डाल को काटने की सोची और फिर ईशान अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगा। ये देखकर आलिया बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ ईशान, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं ईशान, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अभी भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी तो लोग उन्हें मारकर खाते हैं ना, बताओ। देखो ईशान, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं। उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर ईशान अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल पर वार करने लगा। पता नहीं तुम्हें ये अचानक क्या हो गया। ये देखो मैं काट रहा हूँ, पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है। आलिया उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों भाई बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों भाई बहन की बातें पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से पेड़ को कितना दर्द होता है, इस बात का अंदाजा ईशान को करवाना होगा। तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगा। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो आलिया द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियां लेकर गांव में गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर आलिया और ईशान अपने घर चले गए। ईशान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेता है। ईशान का पेट भर गया और फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब ईशान ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर ईशान बहुत ही ज्यादा घबरा गया। दीदी कहाँ हो दीदी? जल्दी से मेरे पास आओ दीदी। देखो ना ये क्या हो गया दीदी। ईशान की आवाज सुनकर आलिया जल्दी से ईशान के पास आती है और ईशान के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। ईशान मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तो चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो।
मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगा दीदी, मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी, प्लीज। ईशान रोए जा रहा था। ईशान की ये हालत देखकर आलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पेट में पेड़ लिए ईशान को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते वो हंसने लगते। आलिया जल्द ही उसे गांव के ही एक हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही ईशान के पेट में उगे उस आम के पेड़ को देखा, वो शॉक्ड रह गए। व्हाट? ये क्या है? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहब, मैंने रात में एक आम खाया था और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हम में से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल। इसे मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आलिया और ईशान ने कुछ देर सोचा और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गए। और फिर आलिया ईशान को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम ईशान ने खाया था। आलिया और ईशान वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस जादुई आम के पेड़ ने कहा, ईशान, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ? तुम जो मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करते हो, तब मुझे भी उतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया कि हर किसी के अंदर जान होती है, हमें ऐसे ही किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगा। हाँ पेड़ जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने ईशान को पहले की तरह ठीक कर दिया। दोनों भाई बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से दोनों भाई बहन पेड़ों की सेवा करने लगे। वो रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पेड़ से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों भाई बहन उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।